गुड आफ्टरनून सब लोगों को। और चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना। स्टार्ट करने में न्यूक्लियर एनर्जी कर रहे थे। न्यूक्लियर एनर्जी कर रहे थे और इस न्यूक्लियर एनर्जी में हमने इंडिया का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन पार्टिसिपेशन विथ वेरियस institution like BARC, IGCR, RRCAT, INMAS, taking initiatives for constructive application of or for controlled and uncontrolled application of nuclear energy. परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा अपने सहयोगी संस्थाएं जैसे बार्क, IGCR, RRCAT, इनमास की भागीदारी से परमाणु ऊर्जा के नियंत्रित एवं अनियंत्रित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक तरह से एक लीजिए नियंत्रित उपयोग, कंट्रोल्ड नियंत्रित उपयोग, कंट्रोल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल्ड एप्लीकेशन। और कंट्रोल्ड एप्लीकेशन में, नियंत्रित उपयोग में जो उपयोग हैं उसके कई रूप होते हैं, कई तरह के उपयोग किए जाते हैं। नियंत्रित उपयोग माने न्यूक्लियर एनर्जी में दो टेक्नोलॉजी था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्यूजन और फ्यूजन। तो उसी में ये फ्यूजन का एक नियंत्रित उपयोग होता है और दूसरा अनियंत्रित उपयोग होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो उसको करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको देखते हैं कि उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे फिर आप इसमें एक उपयोग होता है न्यूक्लियर एनर्जी का विद्युत, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एक। और दूसरा फिर जाते हैं तो आपका जैसे मेडिकल उपयोग होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग, मेडिकल एप्लीकेशन इसको बोलेंगे, एप्लीकेशन। और उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग, इलेक्ट्रिसिटी, चिकित्सा प्लस अन्य कर लीजिए, जो फैक्ट आएगा उसके अनुसार हम करा देंगे आपका कंट्रोल्ड एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे जो कंट्रोल्ड एप्लीकेशन है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का आपने लिखा है, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला लिखा है, इसको अगर देखें, इलेक्ट्रिसिटी वाले में विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग, इट्स एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल 4 भागों में बांट सकते हैं। तो इससे हमारे एग्जाम की जो पीटी का एग्जाम है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी हमारी, ठीक है। और उसमें क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जो विखंडन वाले थे, एक तरह से कहा जाए तो चलिए इसको इस तरीके से भी, एक दूसरे तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं और आपको सुविधा रहेगा। इसमें इसको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके, तो एक होता है विखंडन, फ्यूजन टेक्नोलॉजी को यूज करके, विद द यूज ऑफ फ्यूजन टेक्नोलॉजी को यूज करके। और दूसरा होता है संलयन तकनीक का उपयोग करके, फ्यूजन टेक्नोलॉजी का विद द यूज ऑफ फ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसको यूज करके। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इंडिया में क्या किया है कि जो ये फ्यूजन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उसको 3 भागों में बांट रखा है। 3 भागों को, एक को बोलते हैं प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय चरण, सेकंड स्टेज, और तीसरे को बोलते हैं तीसरा चरण
तीसरा चरण, थर्ड स्टेज, इंग्लिश में नोट कर लीजिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तीसरा चरण, थर्ड स्टेज। और जो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेज है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम तीनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रथम चरण में यहीं पे डिफरेंस कर लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण में यूरेनियम का उपयोग, यूरेनियम यूज्ड एज ए फिजाइल मटेरियल, यूरेनियम का उपयोग विखंडनीय पदार्थ के रूप में, विखंडनीय पदार्थ के रूप में, यूरेनियम यूज्ड एज ए फिजाइल मटेरियल। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे भाई आपको कोयला से, तो कोयला को आप जलाते हैं, तो कोयला को जलाते हैं तो उससे टेम्परेचर निकलता है, और उस टेम्परेचर को फिर डिफरेंट पर्पस के लिए आप उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जाएंगे तो जो आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सबस्टांस होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ, माने ऐसे पदार्थ जिनसे कि ऊर्जा का स्वतः उत्सर्जन होता है अपने आप ही। तो अपने आप ही, तो यहाँ पे 1 kg यूरेनियम रख के उससे बैठ के इंतजार करें कि कितना इमिशन हो, अल्फा बीटा गामा रेज का हो, तो ये इम्प्रैक्टिकल है, कमर्शियली वायबल नहीं है, ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है, इन रेडियो एक्टिव विथ रेडियो एक्टिव सबस्टांसेज टू एंश्योर इट्स कमर्शियल एप्लीकेशन। इनका जो व्यावसायिक उपयोग है उसको सुनिश्चित करने के लिए। तो उसमें एक होता है विखंडन और दूसरा होता है संलयन। विखंडन में आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियाई को तोड़ा जाता है, और तोड़ करके उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, दैट टेम्परेचर, ठीक है, यूज टू जनरेट स्टीम, एंड स्टीम यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टीम का उपयोग फिर टरबाइन चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो उसमें जाएंगे तो फर्स्ट स्टेज, तो ये जो फ्यूजन वाला है उसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, जो ईंधन यूज होता है या जो विखंडनीय पदार्थ जिसको तोड़ा जाता है, वो जो यूज होता है उसके उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 3 चरणों में बांट रखा है। प्रथम चरण में यूरेनियम को तोड़ा जाता है, द्वितीय चरण में प्लूटोनियम को तोड़ा जाता है, और तृतीय चरण में थोरियम को तोड़ा जाता है। तो ये यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी है। तो प्रथम चरण में क्या होता है? यूरेनियम का उपयोग विखंडनीय पदार्थ के रूप में, यूरेनियम यूज्ड एज ए फिजाइल मटेरियल, ठीक है, तोड़ने वाला पदार्थ जो होता है जिससे कि तोड़ेंगे तो ऊर्जा निकलेगा, वो यूरेनियम होगा। दूसरे वाले में लिख दीजिए प्लूटोनियम, यही आपका क्वेश्चन भी है। प्लूटोनियम का उपयोग प्लूटोनियम यूज्ड एज ए फिजाइल मटेरियल, प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। प्लूटोनियम यूज्ड एज फिजाइल मटेरियल, ठीक है। और तीसरे वाले में लिख दीजिए थोरियम का उपयोग किया जाता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में कैसे करता है भाई? प्रथम चरण 3 स्टेज में बांट रखा है फ्यूजन वाले को। प्रथम चरण यूरेनियम का, दूसरा चरण प्लूटोनियम का, तीसरा चरण थोरियम का, 3 का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, और आगे प्रथम चरण को थोड़ा सा इसी का आगे देखिए, नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसमें नोट हो गया, आगे चलिए। अब आगे इसको तीनों चरण में फिर लिखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बातें इसे एक ही जगह कंपैरेटिव कर लेंगे। प्रथम चरण, ठीक है, द्वितीय चरण सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज तृतीय चरण, ठीक है। अब यहां पे प्रथम वाले में जो यूरेनियम यूज होता है, ठीक है,
यूरेनियम जो यूज होता है, जो फिजाइल मटेरियल, वो यूरेनियम दो तरह का होता है। एक होता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक यूरेनियम, सॉरी, प्राकृतिक यूरेनियम या नेचुरल यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम। और दूसरा होता है परिष्कृत यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। नोट कर लीजिए इसको। कौन सा हमने क्या कहा? नेचुरल यूरेनियम, और इसको क्या बोला? एनरिच्ड यूरेनियम। यूरेनियम, दोनों में डिफरेंस क्या है? और इसकी थोड़ी सी बात मैंने इसलिए इस दोनों कैरेक्टर की चर्चा किया कि आगे भी इसको एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। जो यूरेनियम फिजाइल मटेरियल के रूप में यूज होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक प्राकृतिक यूरेनियम और दूसरा परिष्कृत यूरेनियम। जब इंडिया में जादूगोड़ा में यूरेनियम का माइनिंग होता है जमशेदपुर के पास, तो वहाँ से जो निकलता है, आंध्रा में भी होता है, मेघालय में भी माइंस इसके मिले हुए हैं, बांसवाड़ा राजस्थान में भी मिला हुआ है। तो उसमें जब इसका माइनिंग किया जाता है ये, तो जो यूरेनियम मिलता है वो नेचुरल यूरेनियम होता है, और बाद में फिर उसको प्रोसेस करके एनरिच्ड यूरेनियम बनाया जाता है। ये नेचुरली नहीं पाया जाता है। तो जो नेचुरल यूरेनियम पाया जाता है उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको देखिए। एक तरह से 92 238 होता है ये, अब प्लस 92 235 होता है, ये दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और उस कॉम्बिनेशन में ये 99 इंडिया में जो पाया जाता है ये 99.3% होता है, और ये 0.7% होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्या होता है? 238 जो होता है वो 99.3% होता है, और जो 35 होता है, 235 होता है, वो 0.7% होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो यहां पे देखिए, ये जो 238 है ये गैर विखंडनीय होता है। गैर विखंडनीय होता है, नॉन फिजाइल होता है। और ये जो होता है यही वाला विखंडनीय होता है। विखंडनीय जैसा नहीं होता है कि मान लीजिए तेलहन आपको कुछ मिला है, तो तिलहन में एक खली वाला पार्ट है और एक तेल वाला पार्ट है। तो यूरेनियम का जब माइनिंग किया जाता है तो उससे जो माइनिंग करके यूरेनियम आता है तो उसमें एक वेस्ट होता है, एक तरह से कहा जाए नॉन फिजाइल, जो टूटता नहीं है, और दूसरा जो टूटता है। तो इसमें ये जो प्राकृतिक यूरेनियम है इसमें नहीं टूटने वाले की भागीदारी होती है 99.3%, और टूटने वाला जिसके टूटने से टेम्परेचर मिलेगा वो होता है 0.7%, ठीक है। अब यह इसमें भी डिफरेंस होगा। अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे कि जो तिलहन है या गन्ना है, तो कुछ जगहों के गन्ने में ज़्यादा चीनी मिलता है, कुछ जगहों के गन्ने में कम चीनी मिलता है, ठीक है। कुछ जगहों, कुछ तिलहन में पता चला कि अधिक तेल मिलता है, कुछ में कम तेल मिलता है, ठीक है। तो इस पे तो अलग अलग डिपेंड करेगा। कुछ दूध में ज़्यादा घी होते हैं, कुछ दूध में कम घी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो यूरेनियम है तो वो अलग अलग जगहों पे उत्पादन होता है। उसमें ये 0.7% जो यूरेनियम 235 है इसका रिलेटिव शेयर अलग अलग होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो ये नेचुरल यूरेनियम पाया जाता है वहाँ पे ये यूरेनियम 235 1.5% तक होता है, ठीक है। और इंडिया में केवल 0.7% होता है, ठीक है। बिहार में जाएंगे तो गया के आसपास में मिलता है तो उसमें 0. बहुत कम होता है, 0.12% के आसपास होता है, ठीक है। तो आ रहा समझ में? मैं ये बता रहा हूं कि भाई नेचुरल यूरेनियम जिसमें ये 235 जो कि टूटने वाला होता है, जो कि मेन काम का चीज है, वो 0.7% होता है। और ये नेचुरली जो ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम होता है वो सबसे शुद्ध होता है, और उसमें यूरेनियम 235 का जो रिलेटिव शेयर है वो ज़्यादा होता है। तो उसी के नीचे लिख दीजिए एक लाइन कि ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम में, इन ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, the relative share of uranium 235 is up to 1.5%. Relative share of 235 is around 1.5%. हिंदी में लिख दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम में यूरेनियम 235 की भागीदारी 1.5% तक है, इज अप टू 1.5%।
1.5% तक है। ठीक है, मैंने ये कहा, बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, आप लास्ट में लिख दीजिए, इन यूरेनियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया द रिलेटिव शेयर ऑफ U235 इज 1.5%। ये लिखा है ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम में यूरेनियम 235 जो काम का होता है की भागीदारी कितनी है? की भागीदारी 1.5% है, और वो सबसे अच्छा होता है ऑस्ट्रेलिया का। लिख लिया आपने, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखो इसी में क्या होता है कि जब भाई अब हमारे पास अब यही है तो हम क्या करें, बाकी देशों के पास भी ऐसा ही यूरेनियम है जिसमें कि यूरेनियम 235 की भागीदारी बहुत कम है, तो वो करेंगे, फिर उपाय हमारे पास क्या है? तो अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है, और वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ये यूरेनियम 235 है उसको आर्टिफिशियली लैब के लेवल पर उसका जो शेयर होता है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसी को बढ़ाने को कहा जाता है, जो ये बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो इसमें 2 पार्ट था, आपने देखा कौन कौन सा 2 पार्ट था? एक पार्ट ये वाला था और एक पार्ट ये वाला था, 2 पार्ट था। तो अब ये क्या करते हैं, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी लेवल में आ करके इसके शेयर को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो 238 है और 92 है प्लस U230 92 235 है, सॉरी 235 है, तो इसमें क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली हम इसके शेयर को, अब इसको हटा दीजिए, अब आप इसको समझ गए हैं। आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, ये जो 0.7% यहां पे है इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करना, बढ़ाना, टू इंक्रीज शेयर ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है, बढ़ाना, और इसी को बोला जाता है परिष्करण। यूरेनियम का क्या बोला जाता है, परिष्करण, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। Artificially, the relative share of uranium 235 increased, and that is called enrichment of uranium. बढ़ाना, या इसी को क्या बोलते हैं, परिष्करण, परिष्करण इसको बोलते हैं, या इसको एनरिचमेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एनरिचमेंट, इसको एनरिचमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एनरिचमेंट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, जहां से बिजली उत्पादन होता है, उसमें 5% तक किया जाता है, और जो एटम बम वगैरह होते हैं, जो बम बनता है, उसमें वो 90% से ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एनरिचमेंट 5% तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 95% हो जाएगा, ठीक है, 5% तक एनपीपी के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तब भी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है, दोबारा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट, इससे सिंपल ये नहीं हो सकता, ठीक है। और आपको भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये न तो इतिहास है, न तो पॉलिटी है, न तो कोई सी फिल्म की कहानी मैं बता रहा हूँ, न तो गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, केवल मेरे कोशिश करने से नहीं होगा। हमने कहा कि प्रथम चरण का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जिससे बिजली निकलता है, उसमें कोयला इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें यूरेनियम इस्तेमाल होता है। और वो यूरेनियम 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, एक नेचुरल और दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम में जो भारत में जादूगोड़ा वगैरह में पाया जाता है, उसमें यूरेनियम 235 जो कि
टूटने वाला होता है उसकी भागीदारी केवल 0.7% होती है, और परिष्कृत यूरेनियम में उसका जो शेयर है 235 का जो शेयर है उसको बढ़ाया जाता है, और ये जो 0.7% है उसको बढ़ा करके कितना तक किया जाता है, 5% तक। और 5% तक बढ़ा हुआ जो यूरेनियम होता है, जो 5% तक बढ़े तो उसको परिष्कृत यूरेनियम कहा जाएगा, एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाएगा। और वही न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में उपयोग होता है। 5%, 4%, 3% कुछ भी होगा वो यूज होगा। और आप जानते हैं कि भाई तिलहन में तेल जितना ज़्यादा होगा, गन्ने से चीनी जितना ज़्यादा मिलेगा, तो उसी तरह से ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम में 235 का शेयर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा, ऊर्जा उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये बात है इसमें। अब इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में देखो क्या, और यहीं पे कहानी है एक, जो ईरान और इजराइल की जो कहानी आप सुनते हैं उस, ठीक है, ईरान और इजराइल की जो कहानी है उसमें यही होता है कि एक जैसे एक वो साइन किया गया था, हम बाद में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। 1968 में एक समझौता हुआ विश्व स्तर पर जिसको बोलते हैं एनपीटी। सुन लीजिए इसको, क्या बोलते हैं उसको, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और उसके अनुसार था कि जिन देशों ने 1968 तक, दिसंबर 1968 तक परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, those country who has already tested nuclear weapons by 31st December 1968, these country या those country will be considered as nuclear weapon state, NWS, ठीक है, उसको न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय बम वाला देश माना जाएगा, न्यूक्लियर वेपन नाभिकीय हथियार वाला देश माना जाएगा। कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज NWS, न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और 5 ही ऐसे देश थे जिन्होंने ऐसा कर रखा था, ठीक है, जिनको P5 का देश कहा जाता है। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 देश शामिल हैं जिन्होंने ऐसा किया। उसके बाद जो टेस्ट करेंगे उनको वैध परमाणु हथियार देश नहीं माना जाएगा। दोज कंट्री हु विल टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल और इलेजिटिमेट, उनको माना जाएगा, ठीक है। इंडिया ने 1974 में टेस्ट किया और इस तरह से इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो इलीगल माना जाता है अकॉर्डिंग टू एनपीटी। अब 1780 में ईरान ने क्या किया कि एनपीटी पर साइन किया, और एनपीटी पर साइन करने से होता है कि आप वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कमिटमेंट करते हैं कि भाई आप मुझे जो सिविल पर्पस है, ठीक है, सिविल पर्पस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या सोशल पर्पस के, मेडिकल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुझे दीजिए, मैं इसका परमाणु बम बनाने के लिए उपयोग नहीं करूंगा, ठीक है। और ईरान के इस सिग्नेचर से, एनपीटी पर सिग्नेचर करने से क्या हुआ कि सारे देशों ने, रसिया ने, बाकी देशों ने उसको सपोर्ट किया और उन्होंने अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया। और बाकी अभी 2002 में जब एक उन्हीं के, ईरान के ही कुछ जो विद्रोही थे, उन लोगों ने कहा कि उनका जो 2 रिएक्टर है, नांज और इस्फहान 2 रिएक्टर हैं, उस रिएक्टर में वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो 5% का इनरिचमेंट चाहिए, ये जो 5% का इनरिचमेंट चाहिए, इससे ज्यादा का इनरिचमेंट वो कर रहे हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा का कर रहे हैं तो फिर उसकी जांच की जाएगी। और जांच कौन करेगा? पूरे विश्व में परमाणु ऊर्जा का जो विनियामक है, रेगुलेटर है, उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का जो रेगुलेटर है उसको कहा जाता है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना ऑस्ट्रिया में है वो। तो उसके द्वारा जांच की गई, तो जांच में पाया गया कि ईरान ऐसा कर रहा है। लेकिन ईरान का कहना यह था कि नहीं, हम पहले मना किया, लेकिन बाद में फिर ये आया जब आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले, बराक ओबामा के टाइम पे ईरान का जो ईरान के साथ P5+1+1 समझौता हुआ। परमाणु हथियार संपन्न 5 देश, ईरान और जर्मनी, इन सब ने मिल करके एक समझौता किया और कहा ईरान को कि आप अपना जो, आपको जो भी सैंक्शन वगैरह लगा हुआ है सब हटा लेते हैं हम लोग, आपको न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो इनरिचमेंट का लेवल जो कि 5% तक होना चाहिए, पाया गया कि ईरान का ये 20% तक है। ये इनरिचमेंट 235 को उसने 20% तक बढ़ा लिया था। तो कहा गया कि भाई अब आप जब न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 5% चाहिए तो 20% क्यों आप कर रहे हैं? तो ईरान का कहना था कि नहीं, हमने तो 20% किया है ना भाई, एटम बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तो 90% से ज्यादा इनरिचमेंट चाहिए। अर्थात ये जो यूरेनियम 238 के साथ 235 चाहिए, तो 235 90% प्लस चाहिए, जिसमें और यूरेनियम 238
ठीक है, क्या होना चाहिए वो, माने जो पता चला कि दूध है उसमें केवल घी घी होना चाहिए, दलहन है उसमें केवल तेल तेल होना चाहिए, चीनी गन्ना है तो उसमें केवल, आप समझ रहे हैं बात को। तो इससे क्या होगा कि उसका कहना था कि नहीं 90% नहीं है ना, जब तक 90% नहीं हो जाता है तब तक हमारे पास मत आइए। लेकिन जो बाकी देश थे वो तैयार नहीं हुए और उन्होंने ईरान के साथ समझौता किया। डोनाल्ड ट्रंप आए तो इजराइल के दबाव में उन्होंने इसको मानने से, इस जो एग्रीमेंट हुआ था उसको मानने से मना कर दिया। और पूछेंगे कि इजराइल क्यों नहीं इस एग्रीमेंट को मानता है। ईरान ने जब अपना जो 5% से अधिक वाला था उसको जब छोड़ने का आश्वासन दे दिया कि भाई हम उतना ही इनरिचमेंट करेंगे जितना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जरूरी है, तो इजराइल क्यों नहीं तैयार होता है। ठीक है, तो इजराइल का कहना यह है कि भाई इसके पास, ईरान के पास एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी ही नहीं होनी चाहिए। उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जितना भी उसको यूरेनियम चाहिए वो सब बाहर से उसको दे दीजिए, एनरिच्ड यूरेनियम उसको बाहर से दे दीजिए। ईरान के पास कोई इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी नहीं रहनी चाहिए, और ऐसा नहीं तो वो कभी भी चोरी छुपे बना लेगा, और चोरी छुपे बना करके परमाणु बम बना लेगा। और ईरान के साथ गड़बड़ी ये है कि ईरान ने इजराइल को ये बोल रखा है कि भाई हमारा, ईरान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दे रखा है, उसको अप्रूव नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा कि ईरान ने बोल रखा है कि मेरा मेन पर्पस क्या है, अगर परमाणु बम हम बना लेंगे तो एक बटन दबाएंगे और इजराइल वहां से उड़ जाएगा। अब सोचो, जो किसी दूसरे के बटन पे कोई देश टिकना चाहेगा, नहीं टिकना चाहेगा। तो इजराइल क्या करता है, इजराइल ये सोचता है कि ईरान के पास एटम बम आए ही नहीं, और उस दिशा में ईरान कुछ भी करेगा तो इजराइल उसके ऊपर अटैक करेगा, उससे झगड़ा करेगा। तो ऐसा ना हो, और ईरान भी पावरफुल देश है, इजराइल के पास भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो उसके पीछे पीछे फिर अमेरिका को आना पड़ेगा, बाकी यूरोपियन कंट्रीज को आना पड़ेगा। तो और उधर से एक साइड से चाइना, एक साइड से रसिया, थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में समझा बुझा करके यही कोशिश की जा रही है कि भैया ईरान, तुम अपना जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दो, 5% से जो पुराना समझौता है उसी को चलो रिवाइव कर देते हैं। जॉ बिडेन है इस बात के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। आज भी देख रहे थे कि किसी जो नया ईरान में राष्ट्रपति बने हुए हैं तो उनको लेकर के इजराइल में जो नया जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका बड़ा हार्श एक कोई स्टेटमेंट आया हुआ है, आज ही पेपर में देख रहे थे। तो खैर ये बात है, माने ये ईरान वाला जो मैटर है वो सारा का सारा मैटर किस बात का है, यही इनरिचमेंट के लेवल को लेकर के है। इनरिचमेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए चाहिए वो 5% का चाहिए, जबकि ईरान के पास जो इनरिचमेंट लेवल है वो 20% था। ठीक है, अदरवाइज न्यूक्लियर वेपन्स के लिए 90% से ऊपर का एनरिचमेंट होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम होता है वो दो तरह का होता है जिसका कमर्शियल यूज होता है। एक होता है एक होता है नेचुरल यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 का शेयर 0.7% या 1.5% तक होता है, और दूसरा होता है जिसमें कि 5% तक होता है, आर्टिफिशियली उसको बढ़ाया जाता है। अब इंडिया में जाएंगे तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, दोनों तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, ये जो नेचुरल यूरेनियम वाले भी, इंडिया के पास जो टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो 22 के 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, उसमें कुडनकुलम के जो 2 रिएक्टर हैं जो रूस के सपोर्ट से बना है वो एनरिच्ड यूरेनियम पर आधारित है। इनके अलावा जाएंगे तो फिर जो अमेरिका के सपोर्ट से जो फर्स्ट जो 2 रिएक्टर बने थे तारापुर में स्टेब्लिश्ड हुए थे वो भी एनरिच्ड यूरेनियम पर आधारित हैं। और आगे जो प्रपोज्ड हैं उसमें कई सारे एनरिच्ड पर हैं, बाकी सारे के सारे जो, लेकिन इंडिया का जो अपना इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, जो इंडिया खुद से, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो अपने एफर्ट से बनाता है, वो अपने एफर्ट से जो बना रहा है, उस अपने एफर्ट से वो क्या बना रहा है, अपने एफर्ट से जो बनाता है वो ये नेचुरल यूरेनियम वाला बनाता है। इंडिया के पास एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये भी एक कहानी है, यहाँ पर भी एक कहानी है कि जब ईरान के पास एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी पाई गई तो उससे पूछा गया कि भाई इसको टेक्नोलॉजी ये दिया किसने, तो हुआ कि भाई पाकिस्तान ने कहा कि भाई इंडिया ने दिया। और इंडिया, फिर मैंने जांच हुई तो जांच हुआ कि भाई इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, चूंकि इंडिया का भी ईरान से अच्छा संबंध है। तो बाद में जांच किया गया तो पाया गया कि इंडिया के पास जब इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, परमाणु बम कार्यक्रम है, वो प्लूटोनियम पर बेस्ड है। तो जब हमारे पास इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो हम ईरान को देंगे कैसे। तो फिर मामला सेटल हुआ और इसके लिए 100% दोषी किसको माना गया, 100% दोषी माना गया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में जो उबैदुल कादिर खान थे जो उसके न्यूक्लियर वेपन्स के फादर हैं, तो उनको फिर जेल में इसके लिए पनिशमेंट दिया गया जो उन्होंने ईरान के साथ टेक्नोलॉजी शेयर किया, और उनको फिर जेल में डाला गया। और इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स के जो हेड थे, एक तरह से लीडिंग प्लेयर थे, एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनको भारत रत्न दे करके और उनको इतने सम्मान से पाकिस्तान के जो थे उनको पता चला कि
उनका क्या किया गया, उनको जेल में डाला गया। तो ये दोनों के साइंटिस्ट के, दोनों के जो टैलेंटेड लोग होते हैं उसके रिस्पेक्ट में एक तरह से अंतर है, देयर इज डिफरेंस इन। तो उसी में एक लाइन आगे लिख दीजिए, आगे और बढ़ा दीजिए अपने कॉपी में ही। तो आपने क्या किया था भाई, जो यूरेनियम है, यूरेनियम दो तरह का आपने कहा, एक कौन सा था, नेचुरल आपने लिख रखा है, डिटेल में लिखा हुआ है नेचुरल यूरेनियम, दूसरा आपने लिखा हुआ है एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। और जो नेचुरल यूरेनियम है वो नेचुरल यूरेनियम, इसमें इंडिया में टोटल 22 रिएक्टर हैं, 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट टोटल है। इसमें से 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में है। तो इससे आपको इसमें से टोटल 18 हैं, 18 एनपीपी इस पर आधारित हैं और टोटल 4 एनपीपी इस पर आधारित हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, एक है कुडनकुलम का, कुडनकुलम में 2 हैं और तारापुर में 2 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी तो ये सब अलग अलग जगह पे है, मैं मैप दिखा रहा हूं, आप उसको देख लीजिए तो उससे हो जाएगा। ये यूरेनियम पर, यूरेनियम बेस्ड टोटल, अब आप इसमें समझ रहे हैं, प्रथम चरण की बात कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेज की। प्रथम चरण, पीछे से कॉपी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके कॉपी में कंटिन्यूटी में चल रहा है ये। तो प्रथम चरण यूरेनियम, और यूरेनियम में प्रथम चरण के कुल 22 रिएक्टर हैं, 22 रिएक्टर में 18 हैं प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित यूरेनियम और टोटल 4 हैं एनरिच्ड यूरेनियम पर आधारित। कौन कौन से नेचुरल यूरेनियम पे है, कौन कौन से उस पे हैं, आप इंडिया का एक नक्शा बना करके आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये देखिए कौन कौन सा जगह है, इंडिया का मैप बना लीजिए। नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको, इस मैप को। नरौरा ये है यूपी में, बुलंदशहर में। ये प्राकृतिक यूरेनियम वाला है, 2 हैं यहाँ पे प्राकृतिक यूरेनियम वाला है, नेचुरल यूरेनियम का है। राजस्थान ये है, कोटा में है, रावत भाटा में है राजस्थान में। और यहाँ पे टोटल 4 हैं, 6 हैं, 6 हैं यहाँ पे। और ये भी प्राकृतिक यूरेनियम वाले हैं, प्राकृतिक यूरेनियम का है। और यहाँ पे देखिए काकरापाड़ है, ये गुजरात में है। गुजरात में है। और यहाँ पे 2 हैं और 2 ये भी नेचुरल यूरेनियम वाले हैं। एनयू लिख देता हूँ, नेचुरल यूरेनियम है। कितने हुए, 6, 2, 8, 8, 2, 10 हो गए। और ये है तारापुर, यहां देखिए तारापुर है, ये महाराष्ट्र में है, नीचे लिखा हुआ है तारापुर। नीचे अब देखिए तारापुर है। ये तारापुर में, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे 4 हैं टोटल, 4 एनपीपी हैं यहाँ। और 4 में 2 हैं, 2 प्राकृतिक हैं और 2 परिष्कृत पर हैं। 2 आर नेचुरल एंड 2 आर
एनरिच्ड यूरेनियम बेस्ड, टोटल 4 हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे एक है कैगा, कैगा है, ये देखिए कर्नाटक में कैगा, और यहां पे टोटल 4 एनपीपी हैं और 4 के 4 नेचुरल यूरेनियम पर आधारित हैं। और यहां पे एक है मद्रास, चेन्नई में कलपक्कम में, मद्रास के पास ही, शहर के पास ही है, कलपक्कम है। कलपक्कम है और यहाँ पे 2 एनपीपी हैं और दोनों के दोनों नेचुरल यूरेनियम आधारित हैं, नेचुरल यूरेनियम पर आधारित हैं। और ये लास्ट में देखिए 2 हैं कैगा, सॉरी कुडनकुलम, कुडनकुलम है, और यहाँ पे 2 हैं और 2 के दोनों एनरिच्ड यूरेनियम पर आधारित हैं। तो 2 तारापुर में थे और 2 ये कुडनकुलम में है, ये दोनों एनरिच्ड यूरेनियम पर आधारित हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैप मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और एक लेटेस्ट जो रिएक्टर्स हैं उनकी किसकी कितनी उत्पादन क्षमता है ये भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा वहां से। नहीं, अभी के टाइम पे देखेंगे तो 540 मेगावाट का है। तो गुजरात में 2 हैं, गुजरात में 2, काकरापाड़ में अभी बन रहा है, बाकी बन रहा है, 1300 मेगावाट का बन रहा है। तो अभी मैं बनने वाला नहीं दिखा रहा हूँ आपको, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसका दिखा रहा हूँ। ये सारे जो रिएक्टर्स हैं वो क्या थे, ये ऑलरेडी ऑल दीज रिएक्टर्स आर वर्किंग, ठीक है। ये सारे वे ऐसे रिएक्टर्स थे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनकी संख्या देख लीजिए, और टोटल इनकी संख्या कितनी है, 22 है। तो हमारा अभी विषय कुछ और है। तो ये आपने देखा कि टोटल नेचुरल यूरेनियम और एनरिच्ड यूरेनियम पर आधारित ये रिएक्टर्स टोटल हैं। तो 4 ये हुए, 4 और टोटल ये कितने हुए, 18, 4 टोटल कितने हो गए, 22, ठीक है। और ये 22 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इनकी कुल क्षमता है 6880 मेगावाट। हाँ, इनकी कुल क्षमता है, 1 मिनट, 6780 मेगावाट, 80 मेगावाट। मैं टेबल भी आपको शेयर कर दूंगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट होता है। अब 1-2 बात और है जो इन दोनों रिएक्टर से संबंधित, तो फिर एक और मैप आपको मैं दिखाऊंगा, एक और मैप दिखाऊंगा। अब देखिए इसमें, अब यहीं पे ये जो 22 टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने देखा, टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकनीक भी थोड़ा जान लीजिए, टेक्नोलॉजी कैसे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी, ये रिएक्टर, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, तो इसकी बात अगर करूं 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक वीडियो, छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। उसका वीडियो दिखाता हूं आपको। ना,
हमें न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी देखना है ना। ये कंपैरिजन दिखाने लगा था ना, फ्यूजन फ्यूजन में कंपैरिजन दिखा रहा था। न्यूक्लियर हाँ ये देखिए, Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier. Get full sentence. Nuclear reactor. In this video, we're going to learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the brink of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbine of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in nuclear reactors, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reactions with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape when participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with the fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator.
A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using the pump. So a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions. For just $67, चलिए। you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodly, you drag, you drop, you tweak some settings. देखिए, तो आपने क्या, जैसे इसमें हम लोगों ने देखो क्या देखा, तो उसमें क्या देखा, ये 22 इसकी टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि जब भी जैसे यूरेनियम 235 का आपने उसमें कई सारे एटम्स देखा था एक साथ कॉम्बिनेशन के रूप में हैं, तो ये जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, अगर इसको इस तरीके से न्यूक्लियर, मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके से हम लोग बना लें, और न्यूक्लियर पावर प्लांट बना करके यहाँ पे इसी से टेक्नोलॉजी अगर क्लियर कर लें, ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ से, तो ये, और फिर यहाँ पे ये टरबाइन चलता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, विद्युत। और यहाँ पर आपको ये आयरन रॉड, ये जो यूरेनियम 235 है उसकी पिसाई करके, वैसे नहीं, रॉड बना दिया जाता है, और रॉड बना करके इसमें सारे जो फिजाइल मटेरियल है जिसको तोड़ना है वो इसमें डाला जाता है, और उसके बाद ये तो बंद रहेगा ऊपर से, ठीक है। तो ये जो बंद रहेगा, रिएक्टर जो आपने देखा था उसमें बंद था, ऐसे इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका जो फ्यूल रॉड हो गया, और इसी के अंदर में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको क्या किया गया इसमें सारे ये मॉडरेटर जो होता है, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं, उसका भी एक रोल होता है इसमें। तो यहीं से आपका पीटी का फैक्ट निकल जाएगा, डायग्राम बना के देखेंगे तो याद रहेगा थोड़ा ज़्यादा दिन तक, ठीक है। और इसी में एक और टेक्नोलॉजी यूज होता है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर, इसमें डाला जाता है, और ये कंट्रोलर का काम होता है। और यहाँ से फिर ये जो स्टीम है, इसको कहा जाए एक तरह से स्टीम, यहाँ पे बन करके ये जो टेम्परेचर इसमें फ्यूजन हुआ, देखो कैसे काम करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये दिखा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं, ये जो इसमें जा रहा है उसको बोलते हैं शीतलक, कूलेंट बोलते हैं। और कूलेंट इंडिया में दो तरह का यूज होता है, जो प्राकृतिक यूरेनियम वाले हैं रिएक्टर, प्राकृतिक यूरेनियम वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक यूरेनियम वाले में D2O यूज होता है, D2O, या उसको बोलते हैं भारी जल। और जो परिष्कृत यूरेनियम वाला होता है, एनरिच्ड यूरेनियम वाला, उसमें साधारण जल, लाइट वाटर जल, जो रूसी मॉडल है उसमें, जो रूस का जो रिएक्टर है रूसी मॉडल में, और जो अमेरिकी मॉडल है, जो तारापुर में अमेरिका से लेकर स्थापित किया गया था, तो जो अमेरिकी मॉडल है, यूएस मॉडल है, यूएस तारापुर वाला, ठीक है, उसमें उबले जल को ठंडा करके उसमें लगाया जाता है, उबला जल, बॉइलिंग वाटर, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए रिएक्टर्स का नाम भी अलग अलग होता है, एक को बोलते हैं PHWR, हैवी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और दूसरे को बोलते हैं, परिष्कृत यूरेनियम वाले को अलग अलग नाम से जानते हैं, साधारण जल वाले को बोलते हैं लाइट वाटर रिएक्टर, और अमेरिका वाले को बोलते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो ये जो रिएक्टर होता है वो कितने तरह का हो गया, एक हो गया ये प्राकृतिक यूरेनियम वाले को क्या बोलते हैं, PHWR, कभी आप NCERT पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा रिएक्टर जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में यूज होता है और उसमें कूलेंट के रूप में भारी जल इस्तेमाल होता है, तो ऐसे रिएक्टर को PHWR कहा जाता है। और ऐसे रिएक्टर जिसमें कि ईंधन के रूप में
परिष्कृत यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, उसमें अगर वो परिष्कृत यूरेनियम वाला जो मॉडल है, अगर वो मॉडल रूस से लिया गया है और कुडनकुलम में स्थापित हुआ है, तो उसमें साधारण जल कूलेंट के रूप में यूज होगा, और जो अमेरिका वाला होगा उबला जल। ये कूलेंट का काम क्या है, शीतलक का काम क्या है? ये जैसे इसमें लगातार टेम्परेचर विखंडन इसमें हो रहा है, तो विखंडन तो इसके अंदर हो रहा है, ठीक है, और जब विखंडन हो रहा है इसके अंदर, और ये जो सफेद वाले रिएक्टर हैं वो ईंधन है, विखंडनीय पदार्थ है, यूरेनियम 235 है, ये 92, ठीक है, और ये लाल वाला दिखाई दे रहा है वो नियंत्रक है, नोट कर लीजिए, कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर है, और ये ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है ये मंदक है, मॉडरेटर है ये। और काम क्या है इसका आप समझ लीजिए, इनका काम क्या है, मंदक का मॉडरेटर का काम क्या है, कंट्रोलर का काम क्या है, ये अभी मैं बता देता हूं। आप इसमें बना लीजिए, आपके पास तो एक ही कलर है तो इसलिए आप अपने एक कलर से ही बनाएंगे। तो कूलेंट क्या होता है, रिएक्टर के अंदर में कूलेंट डाला जाता है, क्योंकि यहां पे जब जलता है ये विखंडन होता है तो टेम्परेचर निकलता है, और वो टेम्परेचर अगर कूलेंट की सप्लाई रोक देंगे तो वो थोड़ी देर बाद प्रेशर कुकर की तरफ ब्लास्ट कर जाएगा। तो करते क्या है, यहां से कूलेंट को इसके अंदर डालते हैं, और ये कूलेंट इसके रिएक्टर के पास से गुजरते हुए उसके टेम्परेचर को सोख लेता है और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके अपने आप को अपने स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेन पर्पस होता है इस रिएक्टर को बनाने का। यहाँ पे टेम्परेचर इस बात के लिए तय किया जा रहा है ना कि बिजली उत्पन्न हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कूलेंट जब इसके साथ गुजारते हैं तो वो क्या करता है, इसके टेम्परेचर को जो वहाँ पे लगातार निकल रहा है, क्योंकि विखंडन का काम लगातार हो रहा है, तो उसको क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके स्टीम बन जाएगा, और स्टीम बन करके टेम्परेचर, और ये काम लगातार वो करते रहेगा। और इसका फायदा क्या होगा कूलेंट का, दो फायदा हुआ, एक तो रिएक्टर का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन रखेगा, और दूसरा क्या करेगा, ये जो टेम्परेचर यहाँ पे है उसको एब्जॉर्ब करके स्टीम बन जाएगा, और स्टीम बना करके टरबाइन चलाएगा, और उससे बिजली उत्पन्न होगा। आप समझ गए हैं कूलेंट का। अब गलती से अगर मान लो यहाँ पर अगर ये जो वो है, ये कूलेंट है, कूलेंट की सप्लाई अगर रुक जाए, जैसा कि जापान के फुकुशिमा में हुआ था 2013 में, ठीक है, उसमें हुआ क्या, ये जो कूलेंट की सप्लाई है, वो कूलेंट की सप्लाई वहाँ पे सुनामी आने से, सुनामी मतलब होता भूकंप, समुद्र में आया हुआ भूकंप, और इससे समुद्र के पानी की लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची हुई, और वहाँ पे फुकुशिमा में जो रिएक्टर था उसमें पानी भर गया, और पानी भर गया तो उसका जो बिजली सप्लाई था उसको काट दिया गया, जो स्टैंड बाई जनरेटर जो कूलेंट सप्लाई के लिए बनाया गया था वो भी बंद हो गया, और कूलेंट की सप्लाई रुक गया। और कूलेंट की सप्लाई रुकते ही क्या होगा, इसके अंदर में विखंडन जारी है, और विखंडन जारी है तो थोड़ी देर बाद ही इतना ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर हो जाएगा कि इसको लेके उड़ जाएगा ये। और उस तरह से फुकुशिमा में एक्सीडेंट हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। रूस एक तो वहाँ पे सोवियत संघ में एक चेरनोबिल दुर्घटना भी इसी तरह से हुआ था। तो ये आपका कूलेंट सप्लाई इसमें कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। कूलेंट दो तरह के पर काम करता है, आप हमने बताया अभी। अब आगे एक लाइन लिख दीजिए, नीचे आगे लिख दीजिए, लिखिए विखंडन के लिए फॉर फ्यूजन, विखंडन के लिए न्यूट्रॉन का उपयोग, नोट कर लीजिए, का उपयोग। क्यों न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है, ये मान लो न्यूक्लियस है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन को यूज करेंगे तो ये पार कर जाएगा इसको, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे तो प्रोटॉन यहाँ पॉजिटिव है, अपने साथ ही रख लेगा, और प्रोटॉन को यूज करेंगे अगर तोड़ने के लिए तो ये ऐसे घुमा के वापस भेज देगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सबसे आइडियल हथौड़ा कौन सा है, नाभिक को, यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है विखंडन के लिए, नोट कर लीजिए इसको। मेंस के क्लास में और ज़्यादा डिटेल में होता है, वैसे हम थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में चले जा रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा कम भी समझ में आता होगा। विखंडन के लिए न्यूट्रॉन का उपयोग, और उसी में लिख दीजिए मंदक के रूप में एज ए मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, मंदक के रूप में भारी जल, हेवी वाटर और D2O का उपयोग किया जाता है। और इसका काम क्या होता है, वो रिएक्टर के अंदर में
जब यूरेनियम टूटता है तो उससे न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक न्यूक्लियस टूटता है यूरेनियम 235 का, तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलता है। फिर 3 को तोड़ेगा तो उससे 9 निकलेगा। ठीक है, अब वीडियो तो चला गया है, नहीं तो मैं दिखाता उसको। 9 निकलेंगे, 9 से फिर और 27 निकलेंगे। 9 फिर जो न्यूट्रॉन होंगे वो 9 न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो उससे फिर 27 निकलेंगे। तो इस तरह से अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा। तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोलर उसके अंदर डाल देते हैं, और कंट्रोलर को डालने से वो सरप्लस जो न्यूट्रॉन होता है उसको उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अब तो वो तो चला गया है लेकिन फिर भी देखें, कोशिश अगर करें। नहीं था ना? Nuclear reactors. अब इसमें देखो, जैसे जैसे इसमें था, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये सारा टूट रहा है ये। Reactors are the ठीक है, modified devices. अब ये सारे जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये न्यूट्रॉन का काम क्या है? Traditional fossil fuels like coal are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is generator system. देख रहे हैं, ये सारा जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये सारा डॉट डॉट क्या है, इसको अपने से भी घर पे देखिएगा। ये सारा फ्यूल रॉड हो गया, ये पानी हैवी वाटर हो गया, ये कंट्रोलर हो गया। ये कंट्रोलर में देखिए डॉट डॉट लिखा हुआ है। डॉट डॉट इसका काम क्या है, वो सारा का सारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आप अपने से भी एक बार घर पे इसको देखिएगा, नहीं होगा तो हम ये वीडियो आपको शेयर कर देंगे, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये समझ लो, तो मॉडरेटर मंदक का भारी जल हैवी वाटर होता है, और फिर इसी में कंट्रोलर लिख दीजिए, नियंत्रक, कंट्रोलर। और इसका कंट्रोलर का काम होता है सरप्लस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, हटाना रिएक्टर से। कंट्रोलर होता है कैडमियम, कैडमियम और बोरान, बोरान छड़, बोरान रॉड होता है। और ये रॉड क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में जो सरप्लस न्यूट्रॉन होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके इनका काम क्या होता है, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। लिख दीजिए, टू एब्जॉर्ब सरप्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, टू एब्जॉर्ब सरप्लस न्यूट्रॉन। और अभिक्रिया को, रिएक्शन को, विखंडन को लिख दीजिए, विखंडन को नियंत्रित रखना, टू मेंटेन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, टू एब्जॉर्ब सरप्लस न्यूट्रॉन एंड टू मेंटेन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। विखंडन को नियंत्रित रखना, विखंडन को नियंत्रित रखना। विखंडन को नियंत्रित रखना, टू कंट्रोल चेन रिएक्शन, ये इसका काम है। इसका कैडमियम बोरॉन का हैवी मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर, यही याद रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। कूलेंट के रूप में क्या यूज होता है, हैवी वाटर यूज होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये इसके कुछ टेक्निकल बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखना था। अब आगे, तो ये तो फर्स्ट स्टेज से जुड़ी हुई बातें थी। अच्छा, इसी में लिखिए 2008 में, इन 2008 में अमेरिका के साथ ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इन 2008 फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ऊर्जा के
शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 1, 2, 3 समझौता किया गया था। 1, 2, 3 एग्रीमेंट वॉज साइंड। एक्चुअली अमेरिका का जो परमाणु ऊर्जा कानून है उसके धारा 123 में 1, 2, 3 में प्रोविजन है कि उन देशों को अमेरिका द्वारा कोई परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, और इंडिया ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया नहीं है। तो उसी में एक हेनरी हाइड था सीनेटर, उसने एक अमेंडमेंट उसमें रखा और उसके अनुसार ये जो अमेरिका का जो न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट था उसमें संशोधन किया गया केवल इंडिया के लिए। और उस इंडिया के लिए जो संशोधन किया गया तो उस संशोधन वो किसमें था? 1, 2, 3, ठीक है। जो अमेरिका का जो परमाणु ऊर्जा कानून था उसके धारा 1 2 3 में उसका मेन क्लॉज, सब क्लॉज इस तरह से था, तो उसमें संशोधन किया गया इंडिया स्पेसिफिक, और इसीलिए उसको 1, 2, 3 समझौते के नाम से जाना जाता है। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और भारत के मनमोहन सिंह थे, इन दोनों लोगों ने के बीच में ये समझौता हुआ, और समझौते से क्या हुआ कि इंडिया के बिना यह कमिटमेंट किए हुए कि आप हमें सहयोग दीजिए, हम इसका परमाणु बम बनाने के लिए उपयोग नहीं करेंगे, ये इंडिया ने नहीं कहा। इसके बावजूद अमेरिका ने इंडिया के साथ ये समझौता किया कि हम आपको सिविल यूज के लिए टेक्नोलॉजी देंगे। और फिर जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है जिसकी जेनेवा में बैठक होती है, उनसे भी उसने अप्रूवल दिला दिया कि भाई आप इंडिया को आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए कि बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए ही, बिना वादा किए ही कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इंडिया को आप सपोर्ट करिए, ठीक है। जो देश चाहे वो सपोर्ट करें, जो नहीं चाहे वो सपोर्ट नहीं करें। तो अमेरिका ने खुद ये समझौता किया और बाकी देशों से भी छूट दिलवा दिया। अमेरिका उस समय इतना मजबूत था। अभी चाइना के बढ़ जाने से या रसिया के साथ थोड़े तनाव बढ़ने से चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कारण भी चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हुई। अदरवाइज ये 1, 2, 3 समझौता किया गया। अमेरिका के साथ नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण 1, 2, 3 समझौता किया गया, ठीक है। और ये जो समझौता था वो प्रथम चरण से संबंधित था, ठीक है, किया गया। और इस समझौते का परिणाम क्या हुआ कि भारत में अनेक नए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित। एंड आउटकम ऑफ दिस एग्रीमेंट is various new nuclear power plant proposed in India. ठीक है, various new nuclear power plant proposed in India, ठीक है। और वो ये जो कहाँ जो प्रपोज थे वो मैं फिर उसका भी मैप आपको शेयर कर दूंगा। जैसे 1, 2 एग्जाम्पल दे दूं, जैसे जैतापुर ये है महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में कोंकण में है, ये महाराष्ट्र में है जैतापुर। और यहाँ पे फ्रांस के सहयोग से, विद द सपोर्ट ऑफ फ्रांस के सहयोग से, ठीक है, इन जैतापुर फ्रांस अरेवा कंपनी के द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। अरेवा कंपनी इज डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। जैतापुर महाराष्ट्र में फ्रांस के सहयोग से अरेवा कंपनी इन जैतापुर महाराष्ट्र, अरेवा कंपनी ऑफ फ्रांस इज एस्टैब्लिशिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। और भी जो हैं वो मैप ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी 3 मैप मैं 2 मैप शेयर करूंगा, एक तो ऑलरेडी वर्किंग वाला, एक दूसरा जो प्रपोज वाला है, और तीसरा जो टोटल इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं उसमें किसकी कितनी क्षमता है, कब स्थापित किया गया, ये वाला भी 3 मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब आ जाइए आप ओरिजिनल जगह पे, यहाँ पे आ जाइए। तो ये तो इतनी दूर तक हमने बातें किसकी करी थी, प्रथम चरण को ले गए थे। अब सेकंड स्टेज, अच्छा उसी में प्रथम चरण से एक कहीं और नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। एक प्रथम चरण के जो रिएक्टर्स हैं इसका NPCIL कंपनी है, NPCIL कंपनी इसको चलाती हैं सारे रिएक्टर्स को। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इनके सारे। तो उसी तरह से जितने पावर प्लांट्स आपने देखा था नरौरा में, काकरापाड़ में, रावत भाटा में, ये सारे का जो कंपनी है वो कंपनी का नाम क्या है, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है,
NPCIL, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत में प्रथम चरण के सारे रिएक्टर चलाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे वाले पे। सेकंड स्टेज में भी 2-3-4 बातें हैं, उसको भी नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज में द्वितीय वाले में इसमें लिख दीजिए PFBR, PFBR उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, नोट कर लीजिए इसको, सेकंड वाले को। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कल्पक्कम मद्रास में 500 मेगावाट का है। मेगावाट का है, और ये जो प्लांट है वो भाविनी नामक कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। भाविनी कंपनी का नाम क्या है? भाविनी। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर with capacity of 500 megawatt is under construction in Kalpakka, Madras, and the company who is developing this reactor is Bhavini. और थर्ड स्टेज, तीसरा चरण में लिख दीजिए, तीसरा चरण अभी आज यही रहने देते हैं। तीसरा चरण थर्ड स्टेज में, और थर्ड स्टेज के साथ है कि यहां से इंडिया में ये जो पोर्शन है, यहां पर बालू पाया जाता है समुद्र के किनारे, और इस बालू से एक एलिमेंट मिलता है, उसको बोलते हैं मोनाजाइट। इंग्लिश में लिख दीजिए सैंड, और सैंड से मोनाजाइट, और मोनाजाइट से थोरियम मिलता है। मोनाजाइट से थोरियम मिलता है, और थर्ड स्टेज में ये यूज होता है। और थोरियम तीसरे चरण में उपयोग होता है। विश्व में सबसे अधिक इंडिया में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिए सैंड, मोनाजाइट, थोरियम यूज्ड इन थर्ड स्टेज, एंड थोरियम रिजर्व मैक्सिमम एग्जिस्ट इन इंडिया। वर्ल्ड का 1/3 इंडिया में है थोरियम का। अभी इसका एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है, ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है, ये प्रायोगिक स्तर पर है। अभी तक इसका कोई रिएक्टर बन नहीं रहा है, कोई इसका रिएक्टर नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई रिएक्टर इसका नहीं बन रहा है। और इससे संबंधित जो टेस्ट रिएक्टर हैं, टेस्ट रिएक्टर वो कामिनी, पूर्णिमा, ये सब इसके टेस्ट रिएक्टर्स हैं। कामिनी, पूर्णिमा, कल्पक्कम मिनी,
यहाँ पर छोटे मोटे रिएक्टर माने एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यहाँ चलते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब छोड़ दीजिए, आवाज नहीं करेंगे, फिर कल आपका करा देंगे संलयन। तो कल ये भी खत्म हो जाएगा, फ्यूजन, और फिर अब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, फ्यूजन, और फिर रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ कुछ बातें हैं उसको भी करा देंगे। तो हमें लग रहा है कि 3 से 4 दिन और लगेगा, 3 से 4 दिन में ही आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने कर लिया और बाकी हो जाएगा। नहीं, अब कहाँ, अब कैसे रिपीट करें, क्या रिपीट करें? हमने बताया कि टेस्ट रिएक्टर्स रिलेटेड विथ थर्ड स्टेज इज वर्किंग। टेस्ट रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर होते हैं, कामिनी, पूर्णिमा, दीज आर द टेस्ट रिएक्टर्स। ठीक है, ये है। चलिए ठीक है, थैंक यू आज का, कल करेंगे फिर।